तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, चलावयवता, टॉटोमेरिज्म। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो है जो संरचनात्मक समवयवता है उसी का एक प्रकार है। और ये बता दूं मैं कि संरचनात्मक समवयवता में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें कि होता क्या है चलावयवता। तो देखो बच्चों, वह है समवयवता जिसमें समावयवी केवल प्रोटॉन की स्थिति के कारण भिन्न होते हैं। मतलब ये एक ऐसी समवयवता है जिसमें आप जो समावयवी बनते हैं उसमें आप देखोगे कि एक प्रोटॉन मतलब H प्लस की स्थिति जो है अलग अलग दिखती है अलग अलग आइसोमर में। समझ गए ना? तो इसी को बोला गया है चलावयवता। मतलब इसमें प्रोटॉन चलता है, अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है और जैसे ही स्थान बदलता है एक नया क्या बन जाता है बच्चों, आइसोमर बनता है। इसलिए इसका नाम पड़ा चलावयवता। ये एक विशिष्ट प्रकार की क्रियात्मक समवयवता भी है बच्चों, क्योंकि आप देखोगे कि जब प्रोटॉन अपना स्थान बदलेगा तो एक नया जो आइसोमर बन रहा है उसका क्रियात्मक समूह ही बदल जाएगा। तो इस तरह से जो चलावयवता है वो क्रियात्मक समवयवता है, लेकिन सभी क्रियात्मक समवयवताएं चलावयवता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन चलावयवता क्रियात्मक समवयवता में आती है। इसीलिए चलावयवता को हम क्रियात्मक समवयवता से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और समवयवी एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं। यही एक ऐसी समवयवता है बच्चों जिसमें समवयवी जो है वो एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं। बस ये जरूर है कि उनमें से कोई एक जो समवयवी है वो ज्यादा हो सकता है अमाउंट में, एक कम हो सकता है, लेकिन इनमें इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। और इस तरह से बाकी आपने जितनी भी ऊपर देखी संरचनात्मक समवयवताएं उनमें कोई भी समवयवी इस तरह से एक दूसरे के साथ साम्य में नहीं होते। तो इस तरह से ये है चलावयवता की परिभाषा। समझ गए ना? अब अगर आप इसके जैसे यही उदाहरण में पहले समझें कि ये है CH3 COCH3। तो ये जो CH3 ग्रुप है या इस तरफ का जो CH3 ग्रुप है इसमें थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है क्योंकि CO-I इफेक्ट डालता है। तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है। यहां पर जो CH है इसका जो बॉन्ड है CH का वो CO की तरफ शिफ्ट होता है और H जो है प्रोटॉन की तरह रिलीज होता है और वो अपनी इस तरह CH3 से उठ के कहां जुड़ गया, जाके O से। और इस तरह से ये कीटो रूप दिख रहा है, अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये इनोल फॉर्म है जिसमें ओल और डबल बॉन्ड दोनों दिख रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं, लेकिन हम यहां प्रेफरेंस देंगे चलावयवता को। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बच्चों, चलावयवी। बात क्लियर है यहां तक? फिर हम आते हैं इसके प्रकार। तो देखो, चलावयवता को दो प्रकार में बांट दिया गया है। एक है द्विक चलावयवता, डाइड टॉटोमेरिज्म, और एक होगी ट्राइड टॉटोमेरिज्म। डाइड टॉटोमेरिज्म में इसमें प्रोटॉन का दोलन दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य होता है। जैसे ये है HCN, तो अभी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर यहां से उठ के ये नाइट्रोजन से जुड़ गया। तो 1 और 2 पोजीशन में इस तरह से क्या चल रहा है, इसमें दोलन हो रहा है प्रोटॉन का। तो यहां पर आप देख रहे हैं N से जुड़ गया, तो ये है साइनाइड, तो ये है आइसोसाइनाइड। दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, लेकिन दोनों आइसोमर केवल और केवल प्रोटॉन की स्थिति के कारण अलग है। जैसे इसमें देख रहे हैं, यहां CH3 में प्रोटॉन जुड़ा है, यहां O में जुड़ा है, तो प्रोटॉन की केवल स्थिति बदलेगी। तो इस तरह की ये कहलाती है चलावयवता, द्विक चलावयवता। अब हम आते हैं त्रिक, ट्राइड टॉटोमेरिज्म, त्रिक चलावयवता। तो इसमें जो H परमाणु का दोलन है वो प्रथम एवं तृतीय परमाणुओं के मध्य होता है। मतलब प्रोटॉन जो है पहले से छूट के और जाके तीसरे एटम से जुड़ जाएगा, इसलिए इसको बोला गया है ट्राइड टॉटोमेरिज्म। जैसे पहला है इसमें कीटो इनोल चलावयवता, मतलब इसमें ये मेनली इनमें मिलता है बच्चों जिनमें कार्बोनिल समूह होता है।
और उसकी कार्बोनिल समूह की अल्फा पोजीशन में sp3 संकृत कार्बन में जो है एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, उनमें मिलता है। मतलब सभी एल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दें तो, इसके अलावा कीटोन्स इनमें मिलेगा, ये समझ गए ना। तो इस तरह से जैसे यहां पर है कीटो फॉर्म, ये है CH3CO CH3, CO मतलब कीटो फॉर्म है। यहां पर ये चला गया इस तरह से OH हो गया, इनोल फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस तरह से यहां पर ये पहला, आप देखोगे ये पहला हो गया एटम, तो ये दूसरा हो गया, तो ये कहां आ गया, तीसरी पोजीशन, इसलिए इसको ट्राइड टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक इसी तरह से ये तो हो गई जो एस्टर्स होते हैं, कीटो एस्टर्स। तो कीटो एस्टर्स में जो CO और COO के बीच में ये जो CH2 ग्रुप है, इसको बोला जाता है बच्चों एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है, ग्रुप। तो ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहां से H यहां पर ऑक्सीजन में माइग्रेट हो जाता है और इस तरह से ये एक फॉर्म बन जाता है इसका। अब मैं जैसे एरो छोटे बड़े लगाए, इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों कि जैसे ये कीटो फॉर्म है तो इनोल फॉर्म में कम बदलता है, लेकिन अगर इनोल फॉर्म है तो तेजी से कीटो में बदल जाएगा। एक क्यों है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरह से जैसे ये फॉर्म है ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ये वाला फॉर्म कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे यहां पर देखो जो यहाँ के H हैं, ये वाले H वो यहां पर इस तरह से माइग्रेट हो गए, ठीक है। तो ये एक कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है जिसमें आप देख रहे हैं एक फॉर्म कीटो में है, एक फॉर्म इनोल में है, और उस कीटो ग्रुप की अल्फा पोजीशन में मिनिमम sp3 हाइब्रिड कार्बन में एक H होना चाहिए, तब ये मिलेगी। sp2 या sp हाइब्रिड कार्बन के हाइड्रोजन इस तरह का शो नहीं करते टॉटोमेरिज्म। फिर और एक और इसी में है दूसरा जो है नाइट्रो AC नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ये जो है नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रो एल्केन्स में मिलता है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप की अल्फा पोजीशन में कम से कम एक, ठीक है, HsP3 हाइब्रिड कार्बन में होना जरूरी है, तब ये मिलेगा। तो यहां पर NO2 का ये अल्फा पोजीशन है C, उसमें ये दो H जुड़े हैं, तो यही हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट होके और यहां पहुंच जाता है और इस तरह से ये नाइट्रो फॉर्म है। तो ये एसिड नाइट्रो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर आ जाता है OH के कारण, ठीक है। तो ये भी एक ट्राइड सिस्टम में आता है। और भी होते हैं, आप देखोगे कि जैसे ऑक्सिम में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं तीसरा ऐसा ले लूँ कि एक ये है CONH2 है ना, अमाइड, और एक होते हैं इसी में जो है ऑक्सिम बन जाते हैं कि यहाँ पर जो है CO, जब मैं इसको अलग से कहीं आगे डिस्कस करूंगा, जगह कम है। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ गए अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेसेसरी कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म, ठीक है, कि टॉटोमेरिज्म के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है। तो देखो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड में देख रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि उसमें CO ग्रुप की अल्फा स्थिति देखें, वहां पर हाइड्रोजन अति संयुग्मित होना चाहिए, मतलब अति संयुग्मन वाला हाइड्रोजन होना चाहिए। मींस कार्बन जो है, ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ पर, ये अल्फा, इनमें कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, वो भी sp3 संकृत कार्बन में। तो वही हाइड्रोजन जो है क्या करता है बच्चों, इनोलाइजेशन करेगा। तो यही लिखा है कि कीटो इनोल समावयवता में CO की अल्फा स्थिति में अति संयुग्मित हाइड्रोजन होना चाहिए एवं अल्फा बीटा असंतृप्त अगर कीटो यौगिक है तो अति संयुग्मन हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा, देखो ये तो होगी अल्फा में, लेकिन अगर कोई अल्फा बीटा, ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या मिलता है आपको एल्डिहाइड कीटोन, तो उसकी गामा पोजीशन में, ये अल्फा हो गया बीटा, तो ये क्या है बच्चों गामा। तो गामा में अगर हाइड्रोजन है तो उसमें भी चलावयवता मिलेगी, अल्फा में भी मिलती है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में गामा का हाइड्रोजन भी इस तरह से टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, और ये इस तरह से यहां जाएगा तो एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों।
तो जैसे ये तीन देख रहे हो, चार कंपाउंड दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब में देखो आप अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर ये इनमें तो मिलेगी चला गया होता। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन ये संयुग्मन तभी दर्शाएंगे जब यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है। तो ये वाले हाइड्रोजन यहाँ नहीं अल्फा में, इसलिए इसमें चला गया होता नहीं होगी। ठीक इसी तरह अगर आप इसमें देखो तो इसमें चला गया होता है, इसमें चला गया होता है, क्योंकि इसमें गामा हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है। लेकिन इसमें गामा पोजीशन में क्या नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक मैं ये कहूं कि अगर इस तरह का यौगिक है तो इसमें भी ये चला गया होता नहीं होगी, मतलब इन दोनों में भी नहीं है चला गया होता। अगर कोई ब्रिज हेड आता है, सीओ ग्रुप में जुड़ा है और उसके एक तरफ अल्फा पोजीशन में ब्रिज हेड है और उस वहां का हाइड्रोजन है, तो ध्यान रखें बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये चला गया होता नहीं दर्शा सकता, क्योंकि चला वही भी जब बनेगा तो इनोल फॉर्म, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ऐसे में रिंग के सारे बॉन्ड प्लेन में जब आने की कोशिश करेंगे तो तनाव आ जाएगा रिंग में और एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ऐसे में अणु में अस्थायित्व आ जाता है। तो ब्रिज हेड का हाइड्रोजन चला गया होता नहीं दर्शा सकता। लेकिन जैसे यहां H है ये तो दर्शा देगा, ठीक है। अब यहां भी H है तो भी दर्शा देगा, लेकिन मैं कहूं यहां पर 2 R लगा दे और यहां H है तो ये चला गया होता नहीं दर्शाएगा। तो इसमें चला गया होता नहीं होगी, बाकी इन दोनों में चला गया होता हो जाएगी। तो ब्रिज हेड का हाइड्रोजन चला गया होता नहीं दर्शा सकता। sp2 हाइब्रिड कार्बन का हाइड्रोजन, मतलब जैसे हम ये कहें कि यहां पर हाइड्रोजन है तो भी नहीं दर्शा सकता ये, ठीक है। ये तो ये हो गई किसमें कि जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स में देख रहे हैं, और जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, यहां एक पॉइंट और बता दूं मैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कीटोएस्टर में चला गया होता पाई जाती है यदि अल्फा CH है तो। जैसे एसीटल्डिहाइड, एसीटोन जो ऊपर आपने देखे, इन सब में मिलेगी। फिर हम आते हैं नाइट्रो यौगिक। तो नाइट्रो यौगिक नाइट्रो एल्केन्स होते हैं, उनकी NO2 की अल्फा स्थिति में sp संकृत कार्बन में हाइड्रोजन होना जरूरी है। जैसे ये है, इसमें मिल जाएगी, इसमें मिलेगी, लेकिन इसमें नहीं हो सकती बच्चों, ठीक है। चला गया होता। तो इस तरह से नाइट्रो कंपाउंड अगर आपको कोई दे रखा है, इसमें भी हो सकती है। देखो मैं बता दूं, RCH डबल बॉन्ड, सॉरी, ऐसा कोई नाइट्रो कंपाउंड है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH NOO, तो इसमें भी चला गया होता होगी। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये गामा अल्फा बीटा, और ये क्या है बच्चों, गामा। तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल वैसे ही टॉटोमेरिज्म शो करता है जैसे इन कंपाउंड्स में दिखाई देता है, ठीक है। तो नाइट्रो में और कुछ यौगिकों में बता दूं, जैसे ये है बच्चों कौन सा कंपाउंड, अमाइड दिख रहा है, तो ये किस में चेंज हो गया, ऑक्सिम में। तो अमाइड और ऑक्सिम में ऐसा हो सकता है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये यहां से H इधर आ जाएगा, ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। ये है ऑक्सिम और ये है नाइट्रोसो। तो अमाइड, सॉरी ये तो हो गया, ये है बच्चों, सॉरी ये है ऑक्सिम और ये है नाइट्रोसो, तो इनमें मिलेगी। और ये है अमाइड और ये कहलाएंगे इनोल फॉर्म में ही है, ये इमिनोल बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं, इमिनोल, इमिनोल, इमीन और ओल, और ये क्या है, अमाइड। तो इमिनोल और अमाइड में मिलेगी टॉटोमेरिज्म। ये है ऑक्सिम और नाइट्रोसो कंपाउंड, तो इनमें भी आप देख रहे हैं क्या दिख रही है, टॉटोमेरिज्म। तो इस तरह से चला गया आपको पहचानिए, और मेनली नाइट्रो कंपाउंड और ये वाले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कीटोइनोल में मिलेंगे, कुछ नाइट्रो में भी होते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद आता है कि चला वायवियों का स्थायित्व तो पहचानना, कि क्वेश्चन में आता है कि इनमें से कौन सा चला वायवी ज्यादा स्थायी है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन ज्यादा स्थायी है कौन कम। तो देखो पहला एक कारण है, पहला अगर हम देखें कि एल्डिहाइड एवं कीटोन ये मुख्यतः कीटो रूप में ही पाए जाते हैं, मींस इनका कीटो रूप ये वाला जो है अधिक स्थायी होता है।
और ज्यादातर 99% यही रूप मिलता है और ये कम स्थायी होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि अगर हम एल्काइन का जल योजन कराते हैं, ठीक है, चाहे वो कैटालिटिक हो या HB हो, तो उसमें पहले इनोल बनता है और तुरंत जो है कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। रीजन क्या है इसका? देखो, रीजन ये है कि कीटो फॉर्म में जो ये CO ग्रुप है ना, ये वाला, इसकी बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है। कैसा है ये? पोलर बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये वाला नॉन पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है देन नॉन पोलर। यही रीजन है कि CO की बॉन्ड एनर्जी है 364 किलो जूल, जबकि C डबल बॉन्ड C की है 251 किलो जूल पर मोल। तो जो अणु अपनी इस CO ग्रुप में अगर चेंज हो जाता है तो वो आसानी से इनोल में नहीं चेंज होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी निकल जाती है CO बनने में। और अगर वो इसमें चेंज होगा डबल बॉन्ड इनोल फॉर्म में, तो आप देख रहे हैं एनर्जी कम रिलीज होगी और ऐसे में ये कम स्थायी होगा और कीटो फॉर्म ज्यादा। तो ध्यान रखें, एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कौन ज्यादा स्थायी है, तो इसका कीटो फॉर्म स्थायी होता है। ठीक है। दूसरा है कि विभिन्न इनोल रूप दे रखे और फिर उनमें आपको स्थायित्व पूछा गया है। तो इनोल रूप में अधिक स्थायी होगा जिसमें अधिक संख्या में संयुग्मित हाइड्रोजन होंगे या हाइड्रोजन बंधन होगा। देखो ये वाला देखो, तो ये तो हम देख रहे हैं कि ये कीटो फॉर्म है। ये क्या है बच्चों? कीटो। तो ये तो ज्यादा होगा ही होगा स्थायी। ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये दो इनोल फॉर्म बने हैं। इन दोनों इनोल फॉर्म में अगर आप हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन देखें, तो यहां हाइपर जो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है वो है 2, और यहां देखो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन जो है वो है 5। तो ये ज्यादा स्थायी है। तो पहला तो सबसे ज्यादा स्थायी क्योंकि कीटो फॉर्म है। कीटो हमेशा इनोल से ज्यादा स्थायी होता है। एक ही कंडीशन है जहां इनोल कीटो से ज्यादा स्थायी होगा, मैं अगले पॉइंट में बताता हूं। बाकी अगर एक नॉर्मल अगर आपको दे रखा है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई संयुग्मन नहीं है, तो हमेशा पहले कीटो फिर इनोल में डिसाइड करना है। तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्थायी होगा। तो इस तरह से ऑर्डर देखा जाए तो पहला, तीसरा और फिर दूसरा आएगा। अब यहां देखो, जैसे ये है एक कंपाउंड, ठीक है, कीटो एस्टर। तो यहां इसका एक ये इनोल फॉर्म है जिसमें OH और ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ये क्या है बच्चों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां देखो आप, ये वाली जो कंडीशन है कि यहां पर संयुग्मन भी दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड। और यहां तीसरे में चले जाओ तो यहां देख रहे हो आप, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन ये डबल बॉन्ड इस CO के साथ संयुग्मन में नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिख रही है। तो ध्यान रखें कि कोई भी इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो सकता है केवल तभी जब या तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो और कॉन्जुगेशन भी हो। जैसे यहां देख रहे हैं, एक तो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो गए 3, पहली कंडीशन। दूसरा है यहां दोनों डबल बॉन्ड में संयुग्मन भी है, और तीसरा है हाइड्रोजन। मतलब इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी। तो ये जो 3 कंडीशन मिल रही हैं, ये इससे भी ज्यादा स्टेबल बना देती। अब आते हैं इसमें क्यों नहीं है ऐसा। तो देखो, एक तो संयुग्मन नहीं है, मतलब 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, केवल 2 ही हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा जितना 2 कीटो ग्रुप में है। तो इसीलिए मतलब यहां संयुग्मन हो जाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाना, अति संयुग्मन हो जाना इतनी कम एनर्जी कर देगा कि ये जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म से कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो केवल सेकेंड ये, फिर इसके बाद फर्स्ट, और फिर ये आएगा तीसरा, क्योंकि इसमें ऐसा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन 2 ही है, संयुग्मन भी नहीं है, इसलिए इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो 2 CO की रिलीज एनर्जी के कॉम्पनसेट कर पाए, इसलिए कम स्टेबल है। ठीक इसी तरह से इसमें देखा जाए तो ये है 2 कीटो फॉर्म और एक ये है। तो यहां पर ये हो ही है, कॉन्जुगेशन भी हो गया और यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा। इस तरह से यहां हाइड्रोजन भी हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी हो, तो ये सारी कंडीशन मिलेंगी, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से ये पहचानना। तीसरा देखो, अगर कोई इनोल रूप एरोमेटिक है तो वो इनोल रूप में ही स्थायी होगा और 100% वो इनोल फॉर्म में ही मिलेगा। अब जैसे इसी को देख लो, ये है फिनॉल, फिनॉल का कीटो फॉर्म है ये, ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है बच्चों? इनोल। तो ये एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक। इसलिए फिनॉल
कभी कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, केवल इनोल फॉर्म में ही मिलता है, और अगर होगा भी तो बहुत कम परसेंटेज। ठीक इसी तरह से अगर हम ये रूप देखें, है ना, तो इसमें आप देखोगे कि ये कीटो फॉर्म है, लेकिन ये क्या हो गया, इनोल फॉर्म, तो ये एरोमेटिक हो गया, इसलिए सबसे स्टेबल हो गया। ठीक इसी तरह से मान लो आपसे कह दिया जाए कि ये है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये है, तो ये भी किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, इनोल फॉर्म में, ऐसे, और इस तरह से, तो यही, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे टोटली इस तरह से। तो अगर कोई फॉर्म इनोलाइजेशन करता है और इनोल फॉर्म एरोमेटिक हो जाता है तो वो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन हो तो वो इस तरह ज्यादा स्टेबल होगा, इस तरह से। अगर हम पोलर प्रोटिक मीडियम का भी इफेक्ट पड़ता है, इनोल रूप प्रोटिक मीडियम में कम स्थायी होता है तथा कीटो फॉर्म प्रोटिक मीडियम में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कीटो फॉर्म आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। देखो जैसे एथेनॉल में रखा जाए इसको, तो इसके दोनों जो O हैं वो एथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने आप को ज्यादा स्टेबल बना देते हैं। जबकि अगर हम यहां देखें तो ये इनोल फॉर्म है, तो इसमें केवल यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ही हो गई, तो इनकी इंटरमॉलिकुलर है और ये इंट्रामॉलिकुलर कर लेंगे। तो ऐसे में एथेनॉल में ये 76% एग्जिस्ट करता है, जबकि ये 24%। लेकिन बेंजीन में देखा जाए तो नॉन पोलर मीडियम में कीटो फॉर्म कम स्टेबल होगा, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से डिसाइड करना है आपको कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, इस तरह से। रेट ऑफ इनोलाइजेशन आपसे पूछ ले तो माइनस आई फैक्ट और एसिडिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन। जैसे हम यहां पर CH2 रखें और यही इनोलाइजेशन कर रहा है, तो यहां जो ग्रुप G जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप, इसके नेचर पे डिपेंड करेगा इनोलाइजेशन। अगर G, जैसे हम यहां पर देखें कि अगर हम यहां G के ग्रुप रखें कि R रखें, फिर H रखें, फिर बेंजीन रखें, फिर COO रखें, फिर CO CH3CHO रखें, तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन तब होगा जब आप CHO ग्रुप रखोगे, क्योंकि ये माइनस आई फैक्ट का ऑर्डर है। तो इस तरह से CH3CO यहां पर मान लो मैंने रख दिया CH3R, फिर रख दिया क्या H, फिर रख दिया मैंने क्या, ठीक है, ये COOR, फिर क्या रख दिया मैंने, मान लो COCH3, और फिर क्या रख दिया CHO। तो इस तरह से इसके बीच में एक और आ जाएगा क्या बच्चों, CH3 CO CH2 और C6H5, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा इसके बाद। तो इस तरह से रेट ऑफ इनोलाइजेशन दिखाई देता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कीटो फॉर्म में ज्यादा इनोलाइजेशन होगा या एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड्स में ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा माइनस आई फैक्ट उतना ही ज्यादा। रेट ऑफ इनोलाइजेशन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म, कि आप देख रहे हैं कि इससे ज्यादा इनोलाइजेशन इसमें और इससे ज्यादा इसमें, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म होगा वो उतनी जल्दी उसमें कन्वर्ट होगा और उतना ही फास्ट इनोलाइजेशन होगा। तो इस तरह से ये जो है आप देख रहे हैं एक रिंग में ये डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक हो गया इसलिए बहुत ज्यादा, ये कॉन्जुगेशन में आ गया, ये एक ही कॉन्जुगेशन में। तो इस तरह से आपको इनोलाइजेशन टॉपोमेरिज्म में अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतने से आपका सारे क्वेश्चंस लगभग हो जाएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एलिमेंटल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ओके।